हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेज। यह हमारा एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक फिजिक्स में डाल्टन और जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके या आई बटन पे देखकर आप वहाँ से हमारा वीडियो देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी मुझे आपको वो हमारा वीडियो पसंद आएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। रदरफोर्ड से पहले हमें यह पता चल दिया गया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, मतलब मीन्स नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। लेकिन अभी तक यह कंफ्यूजन था कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिट्रॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हालांकि जे थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी स्पेशल अरेंजमेंट से नहीं, ऐसे ही रैंडमली उसके एटम के अंदर होते हैं और बाकी जो एटम है, वो बाकी बचा हुआ भाग है, वो एक पॉजिट्रॉन की तरह काम करता है। लेकिन आपको नहीं लगता, ये ऑकवर्ड सा नहीं लगता कि ऐसे ही रैंडम तरीके से धसे में या ठूसे में अंदर और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो शायद रदरफोर्ड को भी ऐसा महसूस हुआ होगा और इसी वजह से उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया होगा। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल है क्या, क्या चीज है, क्या हम पढ़ेंगे इसमें, क्या हमें जानने को मिलेगा। मेनली रदरफोर्ड ने 3 चीज काम में ली। रेडियो एक्टिव सोर्स, इससे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया, अल्फा पार्टिकल्स से इसे गुजारा। और दूसरा उन्होंने यूज में लिया गोल्ड फॉइल। और तीसरा जो था वो था डिटेक्टर। रेडियो एक्टिव सोर्स से रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव सोर्स से उन्हें अल्फा पार्टिकल्स को इन्हें गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाना था। इसके लिए उसको अल्फा पार्टिकल्स चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज किया। फिर गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया, इससे पहले हमें डाउट आता होगा कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही काम में क्यों लिया। तो उसके लिए 2 रीजन है कि एक तो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होती है और दूसरा चीज ये है कि उनका जो वेट होता है वो पॉजिट्रॉन के मुकाबले काफी हद तक ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर हम उनको हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड से अगर उनको बम्बार्ड करवाएंगे, उसकी बौछार करवाएंगे उसके गोल्ड फॉइल पर, तो वो आगे जाके हमें ऑब्जर्व हो सके और उसको क्रॉस करके आगे जा सके। इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया। फिर क्या बात आती है गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया। तो गोल्ड फॉइल भी जैसे मानते हैं कि गोल्ड फॉइल को हम बहुत पतला बना सकते हैं, और हम रदरफोर्ड को एक पतली सी प्लेट चाहिए थी, पतली सी, ये चादर जैसा पतली सी चादर चाहिए थे, ताकि वो जितनी पतली हो उतना उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनका रिजल्ट सामने आए, वो अच्छे से। इसी वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल को बिल्कुल पतली एक चादर जैसा एक शेप का ये गोल्ड फॉइल यूज किया। तीसरा जो डिटेक्टर है वो यूज किया डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं उसका हमें पता तो होना चाहिए कि इसे गोल्ड फॉइल से क्रॉस करने के बाद अल्फा पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, किस टाइप का हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है उसके लिए। तो 3 सेटअप की। तो आपको क्या लगता है किस टाइप का ये ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला होगा, किस टाइप का देखने को मिला होगा। पहले जब हम जे थॉमसन ने का मॉडल पढ़े थे तो उन्होंने बताया था कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे धसे में रहते हैं, उनका कोई स्पेशल। तो अगर इसको हम आधार मान के अगर उसका देखें तो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सीधे गुजरने चाहिए। हालांकि थोड़े बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन सीधे जाके और इस प्रकार से उस पे फॉइल डिटेक्टर पर अपीयर होने चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन जो रदरफोर्ड ने जो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा वो कुछ अलग ही टाइप तरीके का। चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके हम उसको एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है और मैं उसे एक दीवार पर फेंकता हूं, तो क्या होगा, जब दीवार पर बॉल टकराएगी तो क्या होगा, वापस आएगी, सीधी वापस आएगी। दूसरा एक कंडीशन दे देते हैं कि इस दीवार में बहुत सारे छेद हैं और मैं अगर उस बॉल को फेंकूंगा रेंडमली तो क्या चांसेस है,
ये चांसेस यही होंगे कि जब वो बॉल जाएगी तो अगर वो दीवार पे टकराएगी तो वापस आएगी, अदरवाइज वो बॉल अगर खाली जगह में या फिर उस छेद से निकलेगी, होल से अगर पास हुई तो वापस नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। और तीसरा, अगर क्या होगा अगर मैं उस बॉल को फेंकूं और वो अगर इस कोने से ही टकराए, हल्का सा ऐसे कोने को टच करके जाए, तो होगा क्या कि वो बॉल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो फिर वापस नहीं आएगी, वो आगे चली जाएगी डिफ्लेक्ट होकर। तो मतलब जो डायरेक्शन में वो हम पास कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उस डायरेक्शन में न जाके उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वह बॉल आगे चली जाएगी। कुछ उससे ऐसे ही मिलते जुलते जो रिजल्ट थे वो देखने को मिले रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमें 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, ए, बी और सी। जब रदरफोर्ड ने लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया तो उसमें से अधिकतर जो लगभग जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऐसे सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के ऐसे सीधे चले गए। और कुछ तो हमें तो पार्टिकल्स मिले, कुछ पार्टिकल्स थे जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए, 1 2 3 लेस देन 10 डिग्री लाइक थे, हल्के फुल्के डिफ्लेक्ट होकर और उसी वो डिटेक्टर पर जाके अपीयर हुए। लेकिन उनमें से एक पार्टिकल था जिसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था, जिसका जो डिफ्लेक्शन ऐसे जाके और वापस उसको क्रॉस ना करके उस वापस इस तरफ आके और इसी जिस डायरेक्शन में फेंका था उसी 180 मीन्स, कहने का मतलब है उसका डिफ्लेक्शन था वो 180 डिग्री के हुआ, उल्टा हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हम पहली पोजीशन को देखें तो क्या पता चलता है कि अगर जैसे ही जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको हम उसके ब्रोचार करवाए तो वो ए पे जाके पिए। कहने का मतलब उसका जो गोल्ड फॉइल है, वो एटम है, उसका अधिकतर भाग खोखला होता है। कैसे? क्योंकि जो रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल यूज में किया था उसका जो मोटाई था, जो विड्थ था, वो एटम के डायमीटर के बराबर का था। मतलब रदरफोर्ड ने इस टाइप का एक गोल्ड फॉइल यूज किया जिसका विड्थ था वो एक उसके डायमीटर के बराबर था, मतलब उसके बीच में एक ही एटम ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। जब उसने उनको तो जब जैसे ही अल्फा पार्टिकल उस पर बम्बार्ड हो गए तो वो उसको अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे क्रॉस हो गए, मतलब उसमें यहाँ पे कुछ रोकने वाला था नहीं उन्हें। कहने का मतलब रदर जो मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस वाज एम्प्टी, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए। दूसरे कंडीशन में, दूसरे में उन्हें बी में जो देखने मिला कि हल्का सा डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब जो पॉजिट्रॉन है वो एक किसी जगह या किसी विशेष स्थान पर उस पर व्यवस्थित होता है, इकट्ठा होकर रहता है, उसकी वजह से कुछ, क्योंकि अगर पूरे जगह फैला होता तो डिफ्लेक्शन सब लगभग का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है ऑफ एटम, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम वो एक एटम के कुछ ही भाग में स्थित होता है, ना कि पूरे उसके एटम में फैला हुआ रहता है। इसकी वजह से तो इसके आधार पे उन्होंने दूसरा बताया कि द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उन्होंने आगे जाकर उसी जो जगह जिसपे जो मतलब पार्ट उसमें जो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज रहता है उसी को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया और बताया कि यह एक उस एटम के सेंटर पे व्यवस्थित रहता है पॉजिटिव चार्ज, ना कि पूरे एटम के चारों ओर फैला रहता है। जैसे थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव की तरह काम करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दशे में रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि ऐसा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिया। उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पे रहता है और उसी को उन्होंने ये न्यूक्लियस नाम दिया। तो जो ये जे थॉमसन का मॉडल है वो यहाँ पे डिसअप्रूव हो जाता है और आगे चलकर इसी को ही सही मानते हैं। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज की, समझ रहे? तीसरा उन्होंने रदरफोर्ड ने, अब जब हमें पॉजिटिव का पता चल गया कहाँ है तो हमें अभी जानना था कि फिर अगर पॉजिटिव अगर सेंटर पे है इकट्ठा होकर मतलब रहते हैं तो फिर नेगेटिव का है। तो नेगेटिव के लिए उन्होंने
बताया कि नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पार्ट जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर ऐसे व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन इससे हमें एक चीज क्या पता है कि हम जानते हैं कि जो चार्ज हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगा तो वो अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा तो वो इतने रह नहीं पाएंगे और वो इधर सेंटर पे आ जाएंगे। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने बताया कि वो एक जगह रुके हुए नहीं रहते। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से सरफेस के या इसके चारों ओर न्यूक्लियस के चारों रुके हुए नहीं रहते, वो एक सर्कुलर पाथ में एक गतिमान रहते हैं। इसकी वजह से उसमें एक वो अलग फोर्स काम करता है और वो फोर्स है अपकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर वैसे सर्कुलर पाथ में गतिमान होंगे या फिर घूम रहे होंगे तो उनकी वजह से उसके बाहर की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा फोर्स, और अट्रैक्शन की वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन के को क्योंकि न्यूक्लियस अंदर अपनी तरफ खींचेगा ना तो अंदर की तरफ वो फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स उसकी, और ये दोनों एक दूसरे से आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो नया वो गिर पाएगा और वो सर्कुलर पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन है वो गिर नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि जे थॉमसन के मॉडल की ही कुछ लिमिटेशन थी, उसी प्रकार हमें रदरफोर्ड की, हालांकि रदरफोर्ड ने काफी हद तक हमें खोज करके बता दिया था, लेकिन रदरफोर्ड की भी कुछ लिमिटेशन थी। वो भी उसका ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो क्लियर नहीं कर पाए और उसको आगे जाके बोर ने भी एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड की जो एक्सप्लेनेशन है, जो मॉडल है, उसकी लिमिटेशन क्या थी। हमने अभी भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र के चारों ओर सर्कुलर पाथ में गति करते हैं। लेकिन मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल थ्योरी कहता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में गतिमान रहता है या वो एक्सीलरेटेड रहता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हमें पता है कि कोण ये अगर सर्कुलर पाथ में अगर जाएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है तो डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी वजह से उसमें क्या आएगा, उसकी वजह से उसमें आएगा एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो मैक्सवेल के लॉ के अनुसार उससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना चाहिए। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेव निकालता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेव निकलने के बाद उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और अगर एनर्जी कम होगा तो उसे उसमें सेंटर में आके गिर जाना चाहिए। अगर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम माने, आधार मान के अगर करके देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर वो चारों ओर ऐसे घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पे ये डायरेक्शन है, इस पे ये डायरेक्शन है, इस पे ये डायरेक्शन है, इस पे ये डायरेक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर उसका एंगल चेंज होने के बाद कारण या फिर बोले डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन आता है। एक्सीलरेशन से हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल और उसमें एक्सीलरेशन होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और अगर हम अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है वो गिरेगा, कम होगा ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव जनरेट करता है तो उससे धीरे धीरे उसका एनर्जी कम हो जाएगा, तो वो इस प्रकार से धीरे धीरे आके सेंटर पे गिर जाना चाहिए। तो इसी वजह से उसके यहाँ पे जाके उसका रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे जाके डिस्प्रूव हो जाता है, और इसे आगे जाके बोर है उसके नील्स बोर, उनके मॉड्यूल में जाके इसको आगे एक्सप्लेनेशन मिलता है। और आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।